जी, जैसा कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन पर बात कर रहे थे, आज हमारे पास आखिरी एप्लीकेशन जो रह गई थी वो है जी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे हिस्सा लेती है। तो आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। तो हम बात करेंगे जी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमने बता दिया जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं हम इसको देखते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है हम तीन किस्म के देखते हैं। देखिए, पहला हमारे पास है प्रोटीन। दूसरा है जी हमारे पास डीएनए और तीसरा है जी हमारे फूड जिसको हम क्या कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके अंदर हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन है। तो आप जानते हैं कि प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट है कि इंसान के बाल हो गए, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, ठीक है, ये सारे किससे मिलके बने हुए हैं? प्रोटीन से। तो ये इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोटीन। तो अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इन्वॉल्व होती है, हमने इस चीज को समझना है। तो आप देखें कि प्रोटीन हमारे पास कैसे बनती है। प्रोटीन हमारे पास बनती है अमीनो एसिड की मौजूदगी में। अमीनो एसिड से हमारे पास बनती है प्रोटीन। अब अमीनो एसिड क्या है इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो हमारे पास हमने कहा जी कार्बोनिल ग्रुप, असल में कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आपके पास अल्फा कार्बन है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके साथ अगर NH2 ग्रुप अटैच हो तो उसे आप कहते हैं अमीनो एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास। देखें जी आपके पास ये है कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, एक ये है, दूसरा आपके पास इसकी राइट साइड पे OH ग्रुप अटैच होगा। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप अटैच हो तो हम इसको कहते हैं जी हमारे पास अमीनो एसिड है। तो मैंने आपको बता दिया कार्बोनिल ग्रुप, उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे उसकी आपके पास जो कार्बन होगा उसे आप कहेंगे अल्फा कार्बन। ये आपके पास अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो तो इसे आप कहते हैं अमीनो एसिड। अब प्रोटीन कैसे बनती है जी? आप देखें अमीनो एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर खोल के लिखूं तो हमारे सामने बनता है जी C डबल बॉन्ड O OH, जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया CH2 और ये हमारे पास NH2 हो गया। इसी तरीके दूसरा मॉलिक्यूल अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास बनेगा जी आपके पास N और H CH2, सेम यही मॉलिक्यूल बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड O और साथ में OH। अब होता है क्या है जी, दो अमीनो एसिड जब आते हैं करीब तो ये होता है जी यहां से आपका ऑक्सीजन और यहां से ये इस मॉलिक्यूल का दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोजन ये रिमूव क्या कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, सेम यहां से लिखें NH2, फिर उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O और साथ में ये मॉलिक्यूल गया तो ये बॉन्ड अब जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो ये जुड़ गया जी नाइट्रोजन के साथ, ऊपर इसके साथ क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। बाकी सेम वैसे का वैसे मॉलिक्यूल आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। ये हमारे पास वैसे का वैसे मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो वाटर की रिमूवल जैसे आप करेंगे, यहां से वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव। तो ये वाटर रिमूव होने से कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में ये बॉन्ड बन जाएगी और इस बॉन्ड को आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपके पास है जी पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड काफी सारी आपस में मिलती जाती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये क्वाइल शेप होता है। कैसे जी क्वाइल शेप होता है, हमने इस बात को देखना है। तो आपने अमीनो एसिड तैयार करवा लिए। अब आप अमीनो एसिड में दो चीजें इसके अंदर हिस्सा ले रही होती हैं। देखिए, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और इसके साथ अभी आपने देखा CH2 ग्रुप होता है। इसी तरीके मैं अगला अगर ग्रुप बनाऊं
तो यहाँ पे भी CH2 आएगा, फिर कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएगा, फिर इसके साथ NH ग्रुप आ जाएगा। सेम इसी तरीके अगर नीचे बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि ऑपोजिट साइड पे मैंने हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको चले जी ये ऑक्सीजन रख दिया, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे वैसे का वैसे CH2, यहाँ पे मैंने लगा दिया जी हमारे पास मौजूद है NH मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और ये ऊपर वाले कंपाउंड का हाइड्रोजन, दोनों अमीनो एसिड है, ठीक है। इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से ये कॉइल शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कुछ इस तरीके शो करते हैं, जैसे हमारे बुक में शो किया हुआ है। ये हमारे पास कॉइल शेप एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस कॉइल शेप स्ट्रक्चर को में आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और इधर ऊपर वाले अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से। इस बॉन्डिंग की वजह से हमें ये पता चल गया कि प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तो प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हमारे पास एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हमने ये शो कर दिया। इसके बाद अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में हम देख सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास डबल हेलिक्स होता है। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस शेप में होता है जी, ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया जी डीएनए का। अब डीएनए स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इस साइड पे आपके पास नाइट्रोजनियस बेसिस लगी हुई होती हैं, सीजी, साइटोसिन और गोवानिन, एडेनिन और थायामीन, इनके दरमियान में बॉन्ड होती है ट्रिपल बॉन्ड, और इनके दरमियान में डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये असल में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है डबल हेलिक्स, ये जो आपके पास शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस है, जैसे गोवानिन हो गया और साइटोसिन, ये हमारे पास बेसिस है, और ये बेसिस आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की मदद से जुड़ी हुई है। और ये कौन सी बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है आपके पास डबल हेलिक्स वो मौजूद है। यहां तक आपको बात ये क्लियर है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट में आप देखते हैं कि आपके पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब किसके अंदर काम आ रहे होते हैं, आपके पास खाने के अंदर पाए जाते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स जो हम जितने भी फूड्स ले रहे हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में OH ग्रुप मौजूद होता है। ये OH ग्रुप जो है ये रिस्पांसिबल होता है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हमने देख लिया जी प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, डीएनए में भी और कार्बोहाइड्रेट्स में भी जी। इसके बाद ये हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल को हमने समझना है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है। इसके ऊपर जी हमारे पास जो साइंटिस्ट था वो हमारे पास था रेंटाइजर। रेंटर्स ने जो उनसे हमें ये बताया कि उसने एक कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट इसमें लेकर इसको हीट अप करवाया। तो आपके पास ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल किसको हम कहते हैं कि सॉलिड फॉर्म में, और जिसके एटम्स आयन और मॉलिक्यूल एक अरेंज में हो, एटम्स एक अरेंज में जो है अरेंजिंग ऑर्डर के अंदर मौजूद हो, वो आपके पास होता है क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्रिस्टल है, मतलब कि सॉलिड है। अब वो कहते हैं कि इस सॉलिड को हम हीट देते हैं, कितनी हीट देते हैं, 145 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ये जैसे मेल्ट होना शुरू होता है तो इसका आप देखते हैं आप कुछ पार्ट ये हो जाएगा आपके पास और कुछ नीचे आ जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। और जो ये क्रिस्टल होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है और ये बिल्कुल परफेक्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे मेल्ट होना शुरू होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि 800 डिग्री सेल्सियस पे कोई बॉयल हो रहा है तो ये 790 पे भी बॉयल होना या मेल्ट होना शुरू नहीं होगा। मेल्टिंग कब स्टार्ट होगी इसकी, 800 एग्जैक्ट पे इसकी शुरू होगी। तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट लिया इसने साइंटिस्ट ने और इसको
हीट करवाना शुरू किया और ये मेल्ट हो गए, इसने एक, अब ये मेल्ट हो गया, देखो अब इसके अंदर लिक्विड भी मौजूद है और सॉलिड भी मौजूद है। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना इससे हम कहते हैं टर्बिड। टर्बिड ठीक है, मतलब लिक्विड भी इसमें मौजूद हो और सॉलिड फॉर्म भी। अभी मेल्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद 179 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया और किस में चेंज हो गया जी, लिक्विड में चेंज हो गया। ये लिक्विड में चेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये टर्बिड, इसको काम ने जो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर मौजूद था क्रिस्टल का, तब इसको हमने टर्बिड स्टेट कही। तो अब आपके पास एक टेम्परेचर यहाँ पे आ गया मेल्टिंग टेम्परेचर, इसको आपने कह दिया जी मेल्टिंग टेम्परेचर। और ये आपके पास था क्लियरेंस टेम्परेचर, यहाँ पे टर्बिड मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं था लिक्विड। जब आप आगे इसको मजीद मेल्ट किया तो आपके पास एक क्लियर लिक्विड आ गया, उसका आपने कह दिया क्लियरिंग टेम्परेचर। ये हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था, फिर इसकी प्रॉपर्टीज बताई कि ये क्रिस्टल लाइक भी प्रॉपर्टीज रखता था सॉलिड मतलब, और ये लिक्विड लाइक भी रखता था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसने मजीद बताया हमें कि इसकी टाइप्स कितनी है, तो इसकी 3 टाइप्स थी, उसको भी हमने डिस्कस करना है। अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिटेल में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, आप देखेंगे हम सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी इसकी, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डिस्कवरी फ्रेडरिक रेंटजर वाज अ ऑस्ट्रेलियन बोटैनिस्ट था। रेंटजर ये एक साइंटिस्ट जिसने लिक्विड क्रिस्टल को डिस्कवर किया या जिसके ऊपर बात की। इसने स्टडी की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कौन सा था, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट पे। इसने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट लिया, ये आपके पास था सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और इसको इसने करवाया जी हीट, कितने टेम्परेचर पे 145 डिग्री सेल्सियस जब दिया तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया। जैसे ये मेल्ट हुआ तो ये आपके पास एक मिक्सचर बन गया, इसमें सॉलिड करीब भी मौजूद था और लिक्विड भी मौजूद था क्योंकि मेल्ट हो गया। तो इस फॉर्म को आपने इसकी कह दिया जी टर्बिड फॉर्म। ये आपके पास टर्बिड फॉर्म बन गई और इसके अंदर मिक्सचर था मौजूद, मतलब लिक्विड भी सॉलिड भी, और ये क्लियर नहीं था आपके पास लिक्विड फॉर्म। मजीद जब इसने टेम्परेचर दिया जी 179 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये लिक्विड में चेंज हो गया। और ये कौन सा लिक्विड था जी, क्लियर लिक्विड, मतलब आपको क्लियरेंस ये पता चल रहा था कि ये लिक्विड है। तो अब अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो है टर्बिड लिक्विड। अब टर्बिड लिक्विड किसे कहा है, जब सॉलिड मेल्ट हुआ तो लिक्विड और सॉलिड दोनों मौजूद थे, तो उसको उसने कहा दिया टर्बिड मेल्टिंग। तो टर्बिड लिक्विड फेज ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड का जो टर्बिड आपके पास लिक्विड फेज है, एग्जिस्ट इन बिटवीन, वो एग्जिस्ट करता है किसके बिटवीन जी, मेल्टिंग एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। ये मेल्टिंग टेम्परेचर था, ये क्लियरिंग टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर के दरमियान में एग्जिस्ट करता है टर्बिड स्टेज आती है आपके पास। मतलब अभी आपके पास क्रिस्टल से लिक्विड नहीं बना, उस दरमियान जो आपके पास एक स्टेज आती है जिसके अंदर लिक्विड और सॉलिड दोनों मौजूद होते हैं, उसे आप टर्बिड कहते हैं। तो ये इसने डेफिनेशन दे दी जो आपको मजीद क्लियर होगी। इसके बाद दिस कंपाउंड टर्न मिल्की एट 145 डिग्री सेल्सियस। जब 145 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो ये मिल्की बन गया था, मतलब कि मिल्की जैसे आप दूध को देख लो तो उसके दूसरी साइड आपको नजर आता है, नहीं आता, क्योंकि मिल्क जो है ना उसके अंदर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके ये भी मिल्की था 145 पे एंड बिकम्स क्लियर, और क्लियर लिक्विड हो गया ये 179 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा पॉइंट है व्हेन द सब्सटेंस इज कूल्ड। अब जब इस सब्सटेंस को कूल्ड किया दोबारा, ये तो हमने बॉयल किया ना, इसको हीट किया, दोबारा जब कूल किया तो रिवर्स फेज आया, दोबारा से ये सॉलिड बन गया, मतलब पहले टर्बिड में चेंज होगा फिर दोबारा सॉलिड बन जाएगा। द टर्बिड लिक्विड फेज इज कॉल्ड, यही जो टर्बिड लिक्विड फेज है असल में हम इसी को कह रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो टर्बिड लिक्विड को आप क्या कहते हो, लिक्विड क्रिस्टल। अच्छा, अब लिक्विड क्रिस्टल में हमारे पास हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रॉपर्टीज जो आपके पिछले प्रीवियस पेपर्स में भी पूछी जा सकती हैं। तो शो बोथ प्रॉपर्टीज, ये अब जो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल है ना, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, लिक्विड की भी और क्रिस्टल की भी। लिक्विड की कैसे करता है, इसके अंदर विस्कोसिटी भी मौजूद होती है, विस्कोसिटी किस में होती है, लिक्विड में होती है, सरफेस टेंशन भी है और फ्लूइडिटी फ्लो भी इसका सही होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये लिक्विड लाइक भी है। क्रिस्टल लाइक कैसे है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, लाइट की प्रॉपर्टीज भी ये शो करता है। जब हम लाइट इसके ऊपर पास करवाते हैं या फॉल करवाते हैं
और दूसरा ये क्या ऑर्डरली अरेंजमेंट, और इसकी अरेंजमेंट भी ऑर्डरली होती है, जो किस में पाई जाती है ऑर्डरली अरेंजमेंट, सॉलिड में। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो आप कह सकते हैं, वो कैसे, दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इंटरमीडिएट, के लिक्विड क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज है वो इनके दरमियान होती हैं, किसके दरमियान, क्रिस्टल एंड आइसोट्रोपिक लिक्विड। मतलब कि आपके पास जो लिक्विड क्रिस्टल है ये इंटरमीडिएट होता है क्रिस्टल के और आइसोट्रोपिक लिक्विड के। अब आइसोट्रोपिक लिक्विड क्या है, वो लिक्विड अगर एक मेरे पास सॉल्यूशन है तो पूरे के पूरे सिस्टम में अगर एक ही बॉइलिंग पॉइंट हो, एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उसे आप कहते हो आइसोट्रोपिक लिक्विड। ठीक है, पूरे का पूरा अगर है तो इसके अंदर पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो और जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, विस्कोसिटी हो गई, ये सारी इसके अंदर क्या हो, सेम हो, तो आप कहते हो आइसोट्रोपिक लिक्विड। तो आइसोट्रोपिक लिक्विड और क्रिस्टल के दरमियान में इसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है लिक्विड क्रिस्टल की। क्रिस्टलाइन सॉलिड, आप जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपके पास आइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं और एनआइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं। एनआइसोट्रोपिक मीन उनकी कंडक्शन वगैरह में चेंज आ सकता है, आइसोट्रोपिक मीन सेम भी हो सकता है उनका जो पूरे का पूरा सिस्टम है। बट लिक्विड क्रिस्टल आर ऑलवेज एनिसोट्रोपिक, लेकिन ये याद रखना है आपने कि जो लिक्विड क्रिस्टल होती हैं वो हमेशा एनिसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आपके पास आइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं, एनिसोट्रोपिक भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो लिक्विड क्रिस्टल है वो हमेशा क्या होगा, एनिसोट्रोपिक होगा, कि उसके अंदर चेंज आ सकता है, कंडक्शन उसकी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो अरेंजमेंट की बेस के ऊपर हमने इसे 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 न्यूमेटिक। न्यूमेटिक में क्या है, आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो सा मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बराबर होगा और लेकिन वो इरेगुलर फॉर्म में होंगे, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई साइड पे है, तो हैविंग सेम साइज ऑफ मॉलिक्यूल इरेगुलर फॉर्म। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, सेम आपके पास देख रहे हैं मॉलिक्यूलर साइज है और रेगुलर इनकी फॉर्म ऑफ लेयर है, मतलब ये रेगुलर भी होते हैं, मॉलिक्यूलर साइज भी सेम होता है, जबकि इसमें मॉलिक्यूलर साइज तो सेम है लेकिन इरेगुलर फॉर्म में इनकी लेयर मौजूद होती है। अगर तीसरी है जी हमारे पास कोलेस्ट्रिक। कोलेस्ट्रिक के अंदर आप देख रहे हैं इनके अंदर डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है। ठीक है, डिफरेंट लेयर मौजूद होती है लेकिन मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है वो एक सेम होती है। ठीक है, ऑल द मॉलिक्यूल इन अ लेयर इज सेम, मॉलिक्यूल की लेयर सेम है लेकिन जो डिफरेंट उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो तो सेम है देखें, लेकिन लेयर्स चेंज है। देखिए इसकी लेयर्स और हैं और शेप की है, इसकी और है, इसकी और है, तो इसकी और है, तो इसके अंदर आपको पता चल गया लेयर्स तो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर जो लेयर है वो इसके सेम होते हैं। तो अरेंजमेंट की बेस के ऊपर हमने इसे 3 टाइप्स में डिस्कस कर लिया। ये जी आपने लिक्विड क्रिस्टल आपके पास था। अल्लाह हाफिज।